नमस्कार साथियों आज हम अधिगम इकाई प्रारंभ कर रहे हैं। अधिगम इकाई को अगले 3 दिन में हमें पूरा करना है। मित्रों, आप साथ साथ में पढ़ते रहें, नियमितता बनाए रखें ताकि क्या है कि हमें इस सीरीज का फ़ायदा मिले और आप अधिगम को अब अगले 2 दिन में अच्छे से कर लें। मित्रों, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है और इसमें अगर हम अच्छी तरह से नियमितता बनाए रखकर आगे बढ़ गए तो अपने साथियों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे और एक शीघ्र ही हम सिलेबस को अपना पूर्ण कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ अपने आज ये भाग 3 मनोविज्ञान का है वो प्रारंभ करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुमंदन की भाषा में कहा जाता है। पावलोव का जो प्रयोग है उसमें भोजन को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अननुबंधित उद्दीपक, अननुबंधित अनुक्रिया। मित्रों, जो भोजन है पावलोव का प्रयोग, जैसा हमें पता है कि 1904 में इस प्रयोग के लिए रूसी शरीरशास्त्री पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है पावलोव के सिद्धांत के लिए। इसमें इन्होंने भोजन को क्या कहा है? अननुबंधित उद्दीपक, या इसी को हम कह देते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। अननुबंधित यानी जिसका कोई अनुबंधन नहीं है, स्वाभाविक है, वो उद्दीपक है भोजन। तो इसे अननुबंधित उद्दीपक इस प्रयोग में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, ये 2011 में पूछा गया है इसमें सेकंड ग्रेड परीक्षा में। तो अधिगम सर्वोत्तम होगा जब वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृत्ति होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर, और स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का राजमार्ग है, या इसको कहते हैं स्वर्ण पथ है, गोल्डन पथ है। तो अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सर्वोत्तम अधिगम तभी होगा जब उसके पीछे क्या निहित होगी? अभिप्रेरणा होगी। साथ में ही स्किनर का कथन ध्यान रखिए कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है अथवा स्वर्ण पथ है, ये कहने वाले स्किनर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव ने जो अपना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया जिसे 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, इसमें इन्होंने क्या किया? अनुबंधन सिद्धांत में पहले भोजन और उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की, यानी पहले भोजन दे दिया बाद में ध्वनि उत्पन्न की, पहले ध्वनि उत्पन्न की उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया, या भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए, या ध्वनि थी नहीं केवल भोजन ही प्रस्तुत किया। यानी इसके प्रयोग में क्या था, ये जब हम पढ़ते हैं कि इसके प्रयोग में क्या है तभी पता चलेगा। इसका हमारा उत्तर होगा, वो होगा 2। पहले ध्वनि प्रस्तुत, ध्वनि की, आवाज की, और फिर उसके बाद उन्होंने घंटी बजाकर क्या किया है? भोजन दिया है। तो पहले ध्वनि और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया पावलोव ने अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट, मित्रों ध्यान रखना है, जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र या पूर्ण। यानी गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार अथवा समग्राकार अथवा पूर्ण, ये गेस्टाल्ट। और गेस्टाल्टवादी किसको कहते हैं? कोफका, कोहलर व वर्दीमर, जो जर्मनी के विद्वान रहे हैं, इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने जूते
एक रैक में रखते हैं और उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ रैक पहले थी। मित्रों, ये आदत होती है कि जहाँ कोई भी काम हम हैबिचुअल होकर कर रहे हैं तो वो उसी में अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे रैक है कोई, उस पर जूते रख रहे हैं रोज, पर उसको हटा दिया गया है, फिर भी हम जूते रखने के लिए उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पहले रैक थी। ऐसा किस कारण होता है? तो इसमें क्या है कि ये यहाँ हम पावलोव के सिद्धांत है अनुबंधन, तो अनुबंध के कारण ऐसा होता है। जैसे हमने देखा पावलोव के सिद्धांत में कि भोजन और घंटी में अनुबंधन स्थापित हो गया, फिर घंटी बजाते ही कुत्ते की लार आने लगी थी, तो वो अनुबंधन है। और यहाँ भी अनुबंधन है कि हम रेगुलर रैक की तरफ, उस स्थान की तरफ बढ़ते हैं और बाद में ना होते हुए भी उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो B.F. स्किनर ने दिया है, इस सिद्धांत में शिक्षकों के लिए कौन सा निहितार्थ है? यानी ये सिद्धांत क्या है, थोड़ा हमें हमारा पढ़ा होगा तो हमें इस बारे में पता चलेगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत विद्यार्थी को अभ्यास कहता है कि विद्यार्थी को अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दे। मित्रों, यह सिद्धांत कहता है कि उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यानी ये पुनर्बलन पर जोर देता है कि अगर हम पुनर्बलन देंगे तो उतना ही ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। पुनर्बलन को इस सिद्धांत में सर्वप्रमुख रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ध्यान रखना है मित्रों, नहीं वाले क्वेश्चनों में आपको नहीं को अंडरलाइन कर लेना है पहले से ही, क्योंकि यहां पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। तो यहां आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रलोभन का नियम। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है मित्रों कि यहां हम अधिगम के लिए प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। थॉर्नडाइक ने कुल 8 अधिगम के नियम दिए हैं, उनमें ऊपर वाले 3 भी सम्मिलित हैं। प्रलोभन का नियम है, ये एक नकारात्मक अवधारणा रहती है और सीखने में हम कभी भी नकारात्मक चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी हम प्रलोभन देंगे तभी बालक सीखेगा, तो वो सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। मित्रों, यहां ध्यान रखना है कि जैसे व्यवहार संबंधी विकार है, इसके लिए व्यवहार संबंधी जो विकार है उसके लिए डिस्प्रैक्सिया टर्म्स यूज होती हैं, और मानसिक गणितीय जो विकार है उसके लिए डिस्कैलकुलिया रहता है। पठन विकार है, इससे संबंधित डिसलेक्सिया होता है। पठन विकार है, देखिए टर्म्स है कुछ जिसको किर्क नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। मानसिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, इन अक्षम बालकों के लिए कुछ टर्म्स का उपयोग किया गया है। उसमें डिसलेक्सिया, पठन संबंधी जो विकार रखते हैं बालक, उनके लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपने, हमारा 9वां क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। किसके द्वारा? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह अधिगम की परिभाषा किसने दी है? तो यह अधिगम की परिभाषा किसने दी? बर्नहार्स्ट, पील, गेट्स व अन्य और स्किनर। तो मित्रों, ये जो परिभाषा देने वाले हैं वो गेट्स व अन्य हैं, तो इसका हमारा उत्तर रहेगा 3 नंबर। तो तीसरा हमारा इसका उत्तर रहेगा गेट्स व अन्य। मित्रों, कोई भी टॉपिक होता है वो क्या है कि उसके सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषाओं से स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ ट्रेंड है रीट में
कि बार बार रीट में क्या मनोविज्ञान जहां भी आती है बार बार परिभाषाएं पूछी जाती है, तो आप महत्वपूर्ण 5-7 प्रत्येक टॉपिक की परिभाषाएं याद करके रखें जो रिवाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है तथा उसमें चेतन के 3 स्तर पाए जाते हैं? कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है? मित्रों, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और उस मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में उन्होंने मन अथवा मस्तिष्क की तुलना समुद्र में तैरते हुए एक बर्फ के टुकड़े से की है। जैसे बर्फ के टुकड़े का 1/9 भाग ऊपर दिखाई देता है और 9/10 भाग अंदर छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि हमारा चेतन मन है वो मात्र 10% होता है और अचेतन मन होता है वो 90% होता है, और इन दोनों के बीच में एक स्थिति और पाई जाती है, उसको कहते हैं अवचेतन। तो उन्होंने चेतन के 3 स्तर दिए हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन, परंतु उन्होंने मन को मुख्य तौर से 2 भागों में विभक्त किया है। तो ये आज का अपना टेस्ट। धन्यवाद मित्रों।